वेलकम बच्चों। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 28 एंड द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। आज के टॉपिक में हमें समझना है कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। लेक्चर के लास्ट में जाते जाते हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिलेबस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेडिंग आप सजा लो अपने रजिस्टर में आज, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। और सबसे पहले मुझे देखना है कि ये कैपेसिटर क्या चीज है, व्हाट इज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज एनी कंडक्टर दैट कैन स्टोर चार्ज। कोई भी ऐसा कंडक्टर जो चार्ज स्टोर करता हो, और कंडक्टर तो चार्ज स्टोर कर सकता है, तो आप कह सकते हो कोई भी कंडक्टर एक कैपेसिटर ही होता है। कैपेसिटर इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर दैट कैन स्टोर चार्ज। तो इसके आगे ऐड कर सकते हैं दैट कैन स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी ऐसा कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर कर पाए वो कैपेसिटर है। लेकिन चार्ज को स्टोर करेंगे तो पोटेंशियल भी आता है ना, कम पोटेंशियल पर ज्यादा चार्ज अगर स्टोर हो जाए तो वो कैपेसिटर हमारे लिए एक अच्छा कैपेसिटर कहलाएगा। और ऐसे ही कैपेसिटर हम यूज करते हैं। अब कैपेसिटर को हम यूज क्यों करते हैं, Why is a capacitor used? कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में कहीं पर भी अगर कोई मोटर लगा होता है, जैसे फैन के साथ एक मोटर होता है, कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तो उसके साथ एक कंडेंसर ज़रूर लगाया जाता है। जैसे कूलर होता है, कूलर के भी फैन के साथ, कोई भी फैन एक मोटर ही तो है, तो कूलर के फैन के साथ भी एक छोटा सा सिलेंडर जैसा डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर। इस तरीके का डिवाइस होता है, लगभग इसी साइज का होता है। उसके दो वायर्स मतलब दो टर्मिनल्स होते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं। अब कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कह सकते हैं, कंडेंसर कह लो या कैपेसिटर कह लो, एक ही बात है। अब ये कंडेंसर क्यों यूज किया जाता है इन मोटर्स के साथ या फैन के साथ? इसका यूज किया जाता है टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ अ मोटर। जब किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, जब किसी भी चीज़ को किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग अ मोटर। ड्यूरिंग स्टार्टिंग अ मोटर अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड। अब ये कितना लार्ज करंट होता है? ये करंट होता है लगभग 30 एम्पियर्स से 50 एम्पियर्स के आसपास। और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट है। क्यों? क्योंकि जो करंट हमें अपनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए मिलता है वो सिर्फ 5 एम्पियर के आसपास ही होता है। जितने भी हमारे हाउस होल्ड एप्लायंसेज हैं वो सब अपनी रनिंग कंडीशन में 5 एम्पियर करंट या उससे भी कम करंट यूज करते हैं, तो उसके सामने तो ये करंट बहुत ज्यादा है। इतना करंट हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई में हमें नहीं मिलता। अब ये करंट कहाँ से आएगा? अगर आपको एक मोटर स्टार्ट करना है, अपना एक फैन स्टार्ट करना है, कूलर स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग के टाइम पर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को जब आप स्टार्ट करते हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या यूँ कह लो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक करंट से ही आएगी ना। अब वो लार्ज करंट ये कंडेंसर प्रोवाइड करता है। कैसे? दिस कंडेंसर या कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। इसके दो टर्मिनल्स है ना, ये टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सप्लाई को लगेंगे जाकर, तो ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर देगा। और एनर्जी स्टोर करने के लिए एनर्जी स्टोर करने के बाद एंड सप्लाईज दिस एनर्जी। और ये एनर्जी जो स्टोर करता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर लेता है अपने, एंड सप्लाईज दिस एनर्जी विद इन नो टाइम। विद इन नो टाइम एकदम से सारी एनर्जी दे देगा जितनी भी स्टोर करी है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, विद इन नो टाइम इन द form of large करंट।
तो ये कंडेंसर, ये कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा अमाउंट स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और जब आप इसकी हेल्प से एक मोटर को स्टार्ट करना चाहते हो, तो जब मोटर को स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो ये क्या करेगा, वही एनर्जी वापस दे देगा इन द फॉर्म ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विद इन नो टाइम। बहुत जल्दी से वापस देता है, टाइम नहीं लगता उसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वो हमें मिल जाता है। ये यूज होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं, याद रखना। जैसे फैन वगैरह पे जो कंडेंसर होते हैं, आप उन पे देखोगे तो उन पे आपको रीडिंग लिखी मिल जाएगी, लगभग 2.25 माइक्रो एफ। अब ये माइक्रो एफ क्या है, माइक्रो एफ, म्यू एफ, माइक्रो एफ क्या है, दिस इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड। एफ मतलब फैरेड। ये यूनिट कैपेसिटेंस की कैसे आई, अभी लेक्चर में थोड़ा आगे चलिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी नॉलेज एक कैपेसिटर के लिए है। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर कुछ नहीं है, एक कंडक्टर है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, और वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग अ मोटर। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हो तब। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कैपेसिटर इज अ डिवाइस, जो कि कंडक्टर है, इज अ डिवाइस, एक कंडक्टर है। सपोज ये कंडक्टर है, लो ये रहा कंडक्टर। कंडक्टर तो किसी भी शेप का हो सकता है। अ कंडक्टर कैन बी इन अ शेप ऑफ अ वायर, इट कैन बी इन अ शेप ऑफ अ शीट, इट कैन बी अ 3 डायमेंशनल कंडक्टर, जैसे कि एक स्फीयर। तो कैसा भी कंडक्टर हो सकता है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। मान लो इसको कुछ चार्ज दे दिया, लो चार्ज स्टोर हो गया, दैट कैन स्टोर चार्ज, है ना। तो इसको ढंग से लिखेंगे, कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सोचो, किसी कंडक्टर को जब चार्ज देते हो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता क्या, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस कंडक्टर। आप याद करो गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट के पास भी चार्ज है तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मूला K/Q/R²। अगर एक लाइन के पास चार्ज है उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मूला K2λ/R। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ये भी चार्ज ही है, लैम्डा एक तरीके से चार्ज है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर एक शीट के पास चार्ज होता है तो उसका भी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, σ/ε0 या σ/2ε0 अगर वो शीट थिन है। व्हाट इज सिग्मा ओवर हियर, दिस इज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये भी चार्ज है, चार्ज चार्ज चार्ज। और अगर आप किसी स्फीयर को, किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देते हो तो उसका भी फॉर्मूला होता है K/Q/R², where Q is the charge given to the conducting sphere। तो जब भी आप किसी भी चीज को, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के प्रोपोर्शनल है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तुम इस पे चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही इसने एनर्जी को स्टोर करा है। ये एनर्जी कितनी है, इसका भी एक अलग क्लास बनने वाला है कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय, कैसे करा ये सब कुछ इसने, बाय स्टोरिंग चार्ज। ये सब कुछ उसने करा चार्ज स्टोर करने पर, बाय स्टोरिंग चार्ज। और कोई भी कंडक्टर जब चार्ज स्टोर करता है, याद रखना, चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। चार्ज हमेशा उसके बाहर वाले सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज है एक कैपेसिटर जो कर रहा होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ कंडक्टर दैट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्ज, ठीक है। ये है हमारा कैपेसिटर। अब यहां से थोड़ा सा अगर आप आगे चलो चीजों को लेकर, तो ध्यान से देखोगे
इस चीज को मैं बेस बना सकता हूँ कैपेसिटर को आगे समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक टाइम आ चुका है, आप वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक के नोट्स कॉपी करें। अभी तो बहुत कम दिखाया है, थोड़ा और आगे अभी चलेंगे। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में इतना लेंथी नहीं होने वाला है। आज चीज़ें थोड़ी कम डिस्कस करनी है आपको, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए। बाय द टाइम मैं भी एक स्क्रीनशॉट आपके लिए ले लेता हूँ। Now capacitor is a device that can store electrical energy in the form of electric field. जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज दोगे Q तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये चीज तो हमें समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। ठीक, यहां से आ गई ये चीज। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो आपने लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट कुछ लेक्चर्स थे जो पोटेंशियल से रिलेटेड थे, वहाँ पर ये भी सीखा है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो अगर मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, उसके वजह से उस पर फील्ड आया, तो उसके पास पोटेंशियल भी आएगा। मान लो V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। और जब मैं बोल रहा हूँ कि V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, तो याद रखिए पोटेंशियल एक लोकेशन पर तभी डिफाइन होता है जब आप इनफिनिटी पर पोटेंशियल को कुछ वैल्यू बता दो। मान लो मैंने कह दिया इनफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, तो अब इस कंडक्टर का पोटेंशियल इस जगह पर, कंडक्टर की ही जगह पर V है। ठीक है, V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। एक्चुअल में ये है पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V इज इक्वल्स टू V माइनस 0 इज इक्वल्स टू V। तो मैंने इसको V लिख दिया है। एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इस बात को समझ के चलना। तो जब मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इस कंडक्टर की लोकेशन पर, तो मैं एक्चुअल में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इन्फिनिटी पर के ऊपर, मतलब कंडक्टर से जैसे थोड़ा आगे जाओगे वहां पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V माइनस 0V। तो आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो आई कैन से दिस when charge is given to a conductor या capacitor, when charge is given to a conductor या capacitor, then electric field of the conductor is associated with its electric potential. Hence, I can write electric potential is also proportional to Q. याद है ना आपको? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E इंटू डिस्टेंस। इस फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन भी हुआ करता था जो सिर्फ ये बताता है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है ना। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपको कैपेसिटर के चैप्टर में या कैपेसिटर के टॉपिक्स में। अब देखो, V इज प्रोपोर्शनल टू Q कह रहा हूं। अब V इज प्रोपोर्शनल टू Q, इस रिलेशन को अगर मैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना चाहता हूं तो यहां पर एक आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहां पर C। Q इज इक्वल्स टू CV, या मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा, Q इज इक्वल्स टू CV, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कहा गया है? एंड it is known as capacitance। ये आया वर्ड capacitance, and it is known as capacitance of the given conductor। इस कंडक्टर का ये कैपेसिटेंस है। नाउ दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये चीज समझो, ये कांस्टेंट है
ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ ये इस फॉर्मूले में कांस्टेंट तभी रहेगा जब ये Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मतलब यहां पर साफ है कि C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड इट्स पोटेंशियल। इन चीजों से C इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज independent, number one is independent of the charge Q on the capacitor and is independent of the potential V of the कैपेसिटर। तो ये जो भी चीज कैपेसिटेंस अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, ये इतना तो पता चला कि इस कैपेसिटर के ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस फॉर्मूले को Q इज इक्वल टू CV को इस तरीके से लिख दूं लाइक दिस, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो हम कह सकते हैं कि जो Q बाय V रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये Q बाय V रेशियो किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आप उसको चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, सो दैट दिस कैपेसिटेंस रिमेंस कांस्टेंट। सो दैट दिस कैपेसिटेंस रिमेंस कांस्टेंट। अगर आपने उसका चार्ज कम कर दिया तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा, C कांस्टेंट रहता है। C इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर किन चीजों पर डिपेंड करता है? C किन चीजों पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। कैसे करता है उसको अभी हम समझेंगे। पहले यहां पर मैं कैपेसिटेंस की SI यूनिट को देख लूं क्या होती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फैरेड होती है। अब ये फैरेड कैसे होती है इसको देखते हैं। SI यूनिट, SI यूनिट अगर मैं चार्ज की यूनिट लिख लूं जो होती है कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट भी लिख लूं जो होती है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसी को बोलते हैं फैरेड, एंड फैरेड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इसी को फैरेड बोलते हैं। एंड द सिंबल्स आप लिख सकते हो F फैरेड का सिंबल, कूलम कैपिटल C, वोल्ट कैपिटल V, कूलम पर वोल्ट को ही फैरेड बोलते हैं। Can we define 1 farad of capacitance? क्या हम 1 farad capacitance को डिफाइन कर सकते हैं यहां पर? Yes, we can define 1 farad capacitance. हम कर सकते हैं डिफाइन। इसको मैंने अलग कर दिया यहां से, ठीक है। वी कैन डिफाइन 1 फैरेड कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करूंगा? अगर आप इस फॉर्मूले में चार्ज को 1 कूलम लिख दो, चार्ज को लिख दो 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस उस चार्ज के आने से आ जाए 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ जाए, तो फिर 1/1 आंसर क्या आएगा? 1, एंड दैट इज 1 फैरेड। बस यही डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोल देता हूं, देखो, इफ ऑन गिविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम टू अ कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट, अगर किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए, जो भी अभी था उसमें 1 वोल्ट और बढ़ जाए, देन आई कैन से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज 1 फैरेड। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल है, दोबारा सुन लीजिए और कॉपी कर लीजिए। If on giving a charge of 1 coulomb to a capacitor, its potential changes by 1 volt या increases by 1 volt, then the capacitance of this capacitor is said to be 1 farad। ये 1 farad capacitance हो गया। अब 1 farad जो capacitance है, this is very large unit, this is very large unit for capacitance। ये जो 1 farad है ये बहुत लार्ज यूनिट होती है। क्योंकि ये यूनिट बहुत लार्ज है तो मैं स्मॉलर यूनिट्स भी यूज करूंगा। इस चैप्टर में कैपेसिटेंस की छोटी यूनिट्स भी यूज होती हैं, जैसे मिली फैरेड,
माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड, इस तरह की यूनिट्स भी यूज होती रहती हैं। वो यूनिट्स मैं आपको बता देता हूं, चलिए कहां पर लिखें, यहां लिख देते हैं। जैसे कि मिलीफैरेड, मिलीफैरेड को m स्मॉल m f से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। मिली मतलब 10 टू दी पावर -3 फैरेड। माइक्रोफैरेड, माइक्रो मतलब म्यू से डिनोट करेंगे और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6, तो माइक्रोफैरेड हो गया 10 टू दी पावर -6 फैरेड। एक और छोटी यूनिट चलती है नैनोफैरेड। टाटा नैनो कार सुना होगा, देखा भी होगा। क्यों बोलते हैं उसको टाटा नैनो, नाम क्यों रखा? क्योंकि वो बहुत छोटी कार है ना, वेरी स्मॉल कार, साइज में बहुत छोटी है। तो नैनोफैरेड इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और इसको आप लिखोगे स्मॉल n से। नैनो मतलब 10 टू दी पावर -9 फैरेड। और एक और यूनिट मैं लिख सकता हूं पिकोफैरेड। पिकोफैरेड का p से डिनोट करेंगे, मतलब होता है 10 टू दी पावर -12 फैरेड। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स भी यूज की जाएंगी। दीज आर द स्मॉल यूनिट्स, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट्स है हमारे पास, स्मॉल यूनिट्स। सो अभी कैपेसिटेंस के बारे में जितना मैंने आपको समझाया और बताया, अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सब चीज़ें वीडियो को पॉज कीजिए, ये सब चीज़ें नोट कीजिए अपने रजिस्टर में। नोट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्टरी लेवल पर है और कॉन्सेप्चुअल भी है। आज जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत काम आएंगे। बाय द टाइम आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर यू। नेक्स्ट आगे देखते हैं आप, आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया। आगे देखते हैं इस लेक्चर में आगे हमारे पास क्या चीजें बची हुई हैं। देखिए अब हमें देखना है कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये भी चेक करेंगे। देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, जिसको मैं C इज इक्वल टू Q/V भी लिख सकता हूं। इतना तो क्लियर है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू, ये तो क्लियर हो गया हमें। अब देखो कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या है। कैपेसिटेंस इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है? कोई कैपेसिटर क्या है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इट इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, क्लास 10th में सीखा था ना, वैसे ही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है। और ये क्या है? इट इज एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को ही कैपेसिटेंस कहा गया है। और ये कैपेसिटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V, जहां पर C कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। Q/V जो है वो रेशियो कांस्टेंट रहता है। यहां से आपको ये भी पता चल गया कि कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अगर ऐसा है तो फिर इट मींस कि कोई भी कंडक्टर, किसी भी शेप का कंडक्टर जो चार्ज स्टोर करेगा, मान लो मैंने इसको चार्ज दिया, कुछ चार्ज दिया, चार्ज स्टोर करवा दिया इसके ऊपर, अब मैंने चार्ज इसको दिया तो मान लो इस पे चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या इन चीजों पर डिपेंड करेगी या इसके साइज एंड शेप पर डिपेंड करेगी? आप खुद सोचो कि कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना है तो उसको ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास छोटा सा। सपोज आई एम हैविंग अ बकेट, ये मेरे पास एक बकेट है, एक बाल्टी है। जब इसको डिजाइन किया गया, जब इसको फैक्ट्री में बनाया गया, तो इसकी कैपेसिटी तभी डिसाइड हो गई थी कि ये कितना पानी स्टोर कर सकती है। लेट इट्स कैपेसिटी इज 25 लीटर्स। अब आप सोचो, अगर मैंने इसमें जो पानी स्टोर कराया है वो पानी, सपोज मैंने इसमें स्टोर कराया सिर्फ 10 लीटर्स, तो क्या इसकी कैपेसिटी 10 लीटर्स है? नहीं, इसकी कैपेसिटी तो इसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, और वो तभी डिसाइड हो गई थी जब इसको फैक्ट्री में बनाया गया था।
इसकी कैपेसिटी 25 लीटर है, इट कैन स्टोर 25 लीटर। आप भले ही इसको कम दो पानी, 10 लीटर्स पानी, अगर आप इसको ज्यादा पानी दोगे और पूरा फिलअप कर दो तो नाउ द वाटर इन इट इज 25 लीटर्स। इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 25 लीटर्स वाटर इसके अंदर आ गया, फुल कैपेसिटी पे इसके अंदर वाटर मैंने स्टोर करा दिया। अगर मैं इसको और ज्यादा वाटर दूंगा तो क्या ये इससे ज्यादा पानी स्टोर कर पाएगी बकेट? अगर मैं और पानी दूंगा, मुझे लगेगा मैंने बकेट में पानी दिया, लेकिन इधर साइड से वाटर लीक कर जाएगा ना। बिल्कुल कुछ ऐसा ही बिहेव करता है एक कंडक्टर, एक कैपेसिटर, जब वो चार्ज स्टोर करता है। जैसे इस बकेट की कैपेसिटी इसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है टू स्टोर वाटर, वैसे ही एक कंडक्टर की कैपेसिटी उसके शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है टू स्टोर चार्ज। जब इस कंडक्टर को बनाया गया था तभी डिसाइड हो गया था कि ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये 10 चार्ज पार्टिकल्स को स्टोर कर सकता है अपने ऊपर, 10 चार्ज पार्टिकल्स, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स देना या 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालना, ठीक है। 10 चार्ज पार्टिकल्स अगर ये स्टोर कर सकता है, सपोज मैंने इसको इलेक्ट्रॉन देने, चलो एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या इसकी कैपेसिटी बस एक ही इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की है? नहीं, इट कैन स्टोर 10 इलेक्ट्रॉन से स्टोर कर सकता है, 2 2 3 2 4 2 5 2 स्टोर करता रहेगा। कब तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये अपनी फुल कैपेसिटी पे आ गया, इससे ज्यादा चार्ज ये स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा, और चार्ज दे दिया मैंने ये वाला, तो क्या होगा? इस एक्स्ट्रा चार्ज के आने से आपको लगेगा हमने चार्ज दिया है, लेकिन कोई चार्ज यहाँ से कम हो चुका होगा। इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। चार्ज लीक कर जाता है यहाँ से। कैसे कर जाता है उसका भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। जैसे यहाँ पर वाटर लीक कर गया इन द एनवायरनमेंट, इन द नियर बाय एनवायरनमेंट, ऐसे यहाँ पर भी चार्ज लीक कर जाएगा इन द नियर बाय मीडियम। जो भी मीडियम इसके आसपास है उस मीडियम में ये चार्ज लीक कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैपेसिटर की कैपेसिटी उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है, और साथ में आसपास जो मीडियम है उस पे भी डिपेंड करती है। उस पे कैसे डिपेंड करती है वो भी बताएंगे। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज को क्या बोल सकते हो? ज्योमेट्री, मतलब उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसका हाइट या उसका एरिया, ये सब चीजें उसके ज्योमेट्री में आ गई ना। शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड सेकेंड पॉइंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम अराउंड द कैपेसिटर। कैपेसिटर के आसपास जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर किसका बना है उस पर नहीं। कैपेसिटर तो बस एक कंडक्टर होना चाहिए, इट कैन बी आयरन, इट कैन बी सिल्वर, कोई भी कंडक्टर हो सकता है। लेकिन उस कैपेसिटर के आसपास कौन सा मीडियम है? अगर आसपास फ्री स्पेस है तो इसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी। आसपास इसके आपने कोई ऑयल में इसको डुबो दिया है तो इसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी, या कोई दूसरा गैस है इसके आसपास तो इसकी कैपेसिटेंस कुछ और हो जाएगी। कैसे डिपेंड करता है? मीडियम पर। इसको भी चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से। जब मैंने इसको चार्ज दिया, चलो दोबारा से बना लेते हैं इसको। सपोज हमने इसको चार्ज देना है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है ऑफ एनी शेप। मैंने इसको चार्ज दिया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, और चार्ज दिया और चार्ज आ गया, और चार्ज दिया और चार्ज आ गया, ठीक। जैसे जैसे मैं चार्ज देता जा रहा हूं, अब ध्यान करो, क्योंकि इस बार मैंने पॉजिटिव चार्ज शो करा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया है यहां पर, तो इस मीडियम के जो भी मॉलिक्यूल होंगे इस फील्ड के अंदर वो हो जाएंगे पोलराइज। पोलराइजेशन लास्ट लेक्चर में हमने करा था, लेक्चर नंबर 27 में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझ में आता पोलराइजेशन, आई रिक्वेस्ट कि एक बार लेक्चर नंबर 27 आप चेक कर लें। उसको करने के लिए आप हेडिंग लिख लें ऊपर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स सीखो, सर्च करोगे यूट्यूब पर तो यू विल गेट टू द लेक्चर। तो पोलराइजेशन हो जाता है। देखो पोलराइजेशन एक लाइन में मैं आपको फिर भी यहाँ समझा सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इधर जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अपोजिट टू द फील्ड। अगर इतना भी पता है तो बस इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज आप सोचो, ये पोलराइज हो चुका है ना, अब अगर मैं इसको और चार्ज दे रहा हूँ और चार्ज दे रहा हूँ तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है, तो ये और ज्यादा पोलराइज होगा और ज्यादा पोलराइज होगा। अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इस इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर लाइटनिंग भी ऑब्जर्व की जा सकती है, स्पार्किंग भी ऑब्जर्व की जा सकती है, हल्की सी रोशनी, हल्की सी चिंगारी ऑब्जर्व की जा सकती है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये चार्ज खत्म। मतलब जब मैंने जैसे इसको एक एक्स्ट्रा चार्ज देने की कोशिश की इसकी कैपेसिटेंस से ज्यादा, तो इसके अंदर से चार्ज बाहर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। तो अब ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मतलब उसका पोलराइजेशन इस एक्सटेंट पर हो जाए कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल भी आता है ना, पोटेंशियल जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल को जीरो मानकर जो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ई बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। जिस पोटेंशियल पर मीडियम का ब्रेक डाउन हो जाए उस पोटेंशियल को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन पोटेंशियल। मीडियम के ब्रेक डाउन को बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, और पोटेंशियल को बोलेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम पर कि उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो जब ये डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पर, तो आप कह सकते हो कि इसको मैं कितना चार्ज दे सकता हूं, ये डिपेंड करता है मीडियम पर कि हमने किस मीडियम में अपने कंडक्टर को रखा है। मतलब कैपेसिटेंस मीडियम पर भी डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम जिसमें हमने अपने कैपेसिटर को या कंडक्टर को रखा है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि कैपेसिटर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। यहां पर फिर से आप वीडियो को पॉज कर लें और यहां तक के नोट्स को मेंटेन कर लें, और फिर आगे सीखेंगे अभी हम कुछ और बातें कैपेसिटर को लेकर। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक सब कुछ नोट्स मेंटेन कर लिए हैं, कॉपी कर लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको देखो बताऊंगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को आप। कंडक्टर्स तो सभी चार्ज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप किस कंडक्टर को एज अ कैपेसिटर यूज करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, आप कैसे सोचेंगे इसके बारे में। देखो अब अगर ये कंडक्टर मुझे एज अ कैपेसिटर यूज करना है तो इट मीन्स ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर ले, लेकिन इसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ना पहुंचे, ब्रेकडाउन पोटेंशियल तक ना पहुंचे इस मीडियम के लिए जिस मीडियम में आपने इस कंडक्टर को रखा है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर अगर उसे गुड कैपेसिटर बनना है तो उसे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करना चाहिए एट रिलेटिवली लो पोटेंशियल। अगर इसको अच्छा कैपेसिटर बनना है तो इट मस्ट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, इट मस्ट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट अ रिलेटिवली लो पोटेंशियल। तब जाकर कैपेसिटेंस उसकी ज्यादा होगी ना, तब जाकर उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। सो अ कैपेसिटर स्टोर्स large amount of charge at relatively low voltage या low potential. This is important about capacitor. इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो and then we are going to proceed forward. चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब आगे हमारा टॉपिक आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। जो चीजें अभी सब सीखी हैं उन सब चीजों को देखते हैं कैसे स्फेरिकल कैपेसिटर पे हम अप्लाई कर पाएंगे। अब जब कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आया तो सबसे पहला जो कैपेसिटर लोगों के माइंड में आया वो था एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर। एक स्फेरिकल शेप का अगर कंडक्टर है, सपोज इसकी रेडियस r है और इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया। अब याद रखो, whenever a charge is given to a conductor, the charge resides on its outer surface only। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे भी आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी करी है, ठीक है। तो चार्ज उसके सरफेस पर है और किसी भी कंडक्टर के लिए या किसी भी स्फीयर के लिए चार्ज जो आप देते हो वो कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज इफ द होल ऑफ इट्स चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये सारा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे है, ये सारा चार्ज यहाँ सेंटर पे है। तो अगर आपने इसको चार्ज दिया Q और ये चार्ज बिहेव करेगा जैसे ये सारा चार्ज इसके सेंटर पे है, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सरफेस, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द सरफेस, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा? अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर भी हमने एक टॉपिक किया था, वहां से ये फॉर्मूला में लिखने वाला। पोटेंशियल एट द सरफेस मतलब V, द वैल्यू ऑफ V विल बी K Q अपॉन R। R इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये R डिस्टेंस है ना, K Q अपॉन R। ये पोटेंशियल हो जाएगा व्हाट इज K ओवर A। K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम अराउंड दिस कंडक्टर। अगर कंडक्टर के आसपास वाला मीडियम फ्री स्पेस है तो मैं K की जगह पर क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज Q बाय V। अब चेक करो, चार्ज कितना है? Q, चार्ज Q है, एंड पोटेंशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। नाउ चार्ज कैंसल्स चार्ज, चार्ज से कट मिट कर खत्म हो जाता है और क्या रह गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो आप, कैपेसिटेंस इन चीजों पे डिपेंड करता है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो परमिटिविटी उसकी आएगी, मीडियम कुछ और है तो परमिटिविटी दूसरे मीडियम की आएगी। इट मींस कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द मीडियम और साथ में R। कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेडियस, रेडियस मतलब शेप एंड साइज, ज्योमेट्री। रेडियस मतलब शेप एंड साइज, ज्योमेट्री। अगर आप रेडियस को बढ़ाओगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इट कैन स्टोर मोर चार्ज क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। रेडियस को कम कर दोगे, रेडियस कम कर दोगे तो इसका साइज कम हो जाएगा, इट विल हैव लेस कैपेसिटी, तो ये कम चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहां से वो सब चीजें क्लियर होती नजर आ रही हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप एंड साइज पर, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल अराउंड द कंडक्टर पे, और कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। देखो चार्ज कैंसिल हो गया, और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता तो पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता है ना। तो कैपेसिटेंस जब चार्ज पे ही डिपेंड नहीं करता तो वो पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करेगा? तो ये जो फॉर्मूला होता है आपका C = Q बाय V। याद रखना, जब भी आप चार्ज को चेंज करते हो तो इक्वल प्रोपोर्शन में V चेंज हो जाता है, सो दैट ये Q बाय V जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती चार्ज को चेंज करने से। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर वाला टॉपिक वैसे तो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कैपेसिटेंस की टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसको आप समझ लें और किस तरीके से कैपेसिटेंस की इक्वेशन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है, इसको यूज़ करके ये आपको समझ आना चाहिए कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर जो चार्ज है Q उसके पोटेंशियल से डिवाइड कर दो। और याद रखना ये पोटेंशियल क्या है, ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल V और यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी पर 0, तो V - 0 इज V, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करते ही नाउ वी विल स्टार्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट करना है आज कि कैसे वो काम करता है। बाकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इन नोट्स कॉपी कीजिए आप। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आने वाली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर की कुछ दिक्कतें थी। क्या दिक्कत थी? स्फेरिकल कैपेसिटर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। इसका आपको मैं आइडिया देता हूँ। देखो, अगर आप चाहते हो, देखो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आया था ना अभी, आप चाहते हो कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो जाए। 1 फैरेड, चलो 1 फैरेड कैपेसिटेंस करने के लिए रेडियस कैलकुलेट करो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले आते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा रेडियस, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ मीटर्स। सब कुछ SI में लिखा है। इतनी रेडियस का एक स्फीयर बनाऊंगा तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए इतनी रेडियस का स्फीयर, चेक करो ये रेडियस कितनी है? 9 × 10⁹ मीटर्स। बेटा अर्थ की रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर्स होती है। उससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा रेडियस आ रही है। इतना बड़ा स्फीयर बनाओगे, अर्थ से भी 1000 टाइम्स बड़ा स्फीयर बनाओगे, तब जाकर उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड आएगी। इट मीन्स स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। अगर आप छोटे मोटे स्फीयर लेकर चलोगे तो इनकी कैपेसिटेंस तो बहुत कम आएगी, तो चार्ज स्टोर कर ही नहीं पाएंगे ढंग से। इनके पास जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है उनकी बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो इट मीन्स स्फेरिकल कैपेसिटर्स तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजियस है। तो हमें कुछ ऐसे कैपेसिटर्स चाहिए जो जिनका साइज कम हो और वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। यहाँ से हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होंगी, लार्ज प्लेट्स, एंड दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स, सपोज एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है, एंड दे आर लार्ज प्लेट्स एंड दे आर प्लेस्ड वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। बस ये ध्यान रखना है कि टच ना करें एक दूसरे को, टच नहीं करना है। इनके बीच में एक मीडियम होगा, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है? तो इन्हें टच नहीं करना है, बट दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज कि इनके बीच में जो ये गैप है, दिस गैप इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एरिया एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट्स। जो इन प्लेट्स का एरिया है उस एरिया की डायमेंशंस के सामने ये वाला गैप नेग्लिजिबल आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर 2 प्लेट्स को पैरेलल रख दो तो हमारा बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट उसकी, ये उसकी दूसरी प्लेट में यहां बना लेगा। दिस इज द सेकंड प्लेट। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है दैट गैप इज गिवन एज d, उसको d लिखेंगे, स्मॉल d। और इन दोनों प्लेट्स का एरिया सेम ही होना है, a। दोनों प्लेट्स का एरिया a रहेगा। एंड द कंडीशन इज दैट दिस d is very very small as compared to dimensions of area of the plates। डायमेंशंस ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट्स मतलब क्या? जो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है उनके सामने स्मॉल d बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ओके, अगर आपने ऐसा करा है तो इन प्लेट्स को आप लार्ज प्लेट्स ले सकते हो। भाई प्लेट्स को लार्ज प्लेट्स कैसे बोले? इनफाइनेटली लार्ज प्लेट क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? ये तो मुझे छोटी लग रही है देखने में। नहीं बेटा, ये कंपैरेटिवली होता है। कंपैरेटिवली कैसे? कि अगर मैं इसको ज़्यादा दूर से देखूंगा तो हाँ प्लेट तो छोटी है, बट अगर मैं इसको बहुत पास से देखूं, यहाँ से नहीं देखना, यहाँ से देखना है। नाउ द
बिटवीन द प्लेट एंड द पॉइंट जहां से मैं देख रहा हूं वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ दिस प्लेट। तो यहां से देखूंगा तो ये प्लेट इतनी बड़ी इधर, इतनी बड़ी इधर, इतनी बड़ी इधर, इतनी बड़ी इधर दिखाई देगी। नाउ दिस प्लेट विल बी कंसीडर्ड एज अ लार्ज प्लेट। तो कम गैप से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लार्ज प्लेट हो गई। वही कम गैप आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच में मेंटेन करना है, सो दैट आप इन प्लेट्स को लार्ज प्लेट्स लो। ये प्लेट्स हो गई दोनों पैरेलल, ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल प्लेट्स का कॉम्बिनेशन। और अगर इसको आप कैपेसिटर की तरह यूज करोगे तो ये कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब अगर मैं सिर्फ एक प्लेट लेता तो क्या कोई दिक्कत थी? दिक्कत तो कुछ नहीं थी बेटा। एक प्लेट भी एज अ कैपेसिटर यूज की जा सकती है। इसको आप चार्ज दे दो, ये चार्ज स्टोर कर लेगा। जब ये चार्ज स्टोर करेगा तो इसके ऊपर पोटेंशियल भी आएगा, ठीक है, सच दैट पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। आप और चार्ज देना चाहते हो, दे दो, पोटेंशियल भी और इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कभी तो इसके ऊपर आने वाला चार्ज सैचुरेट होगा, उससे ज्यादा चार्ज तो ये ले नहीं पाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, V इज पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट का पोटेंशियल और इनफाइनाइट में जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, या इसके सराउंडिंग में जो पोटेंशियल है उससे पोटेंशियल का डिफरेंस लिया मैं। अगर मैं इसके सराउंडिंग में एक प्लेट और ले आऊं, इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल मैं कर दूं V2, मान लो इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, सो दैट इसका तो पोटेंशियल V है और इसका कर दूं -V। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नाउ व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? V1 माइनस V2, पहले था V, अब है V1 माइनस V इज इक्वल्स टू 2V। चेक करो, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया। अगर ये डबल हो जाएगा तो चार्ज भी तो ज्यादा दे सकते हो, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है इस पूरे सिस्टम की। एक प्लेट के पास दूसरा प्लेट लाने से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा चार्ज दे सकते हो इस सिस्टम को। ज्यादा चार्ज दोगे तो ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी ना, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये इसके बीच में, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअल में कैसा फील्ड होगा? आपने इस प्लेट को पॉजिटिव रखा है, इस प्लेट को नेगेटिव रखा है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। याद नहीं है या वो टॉपिक नहीं किया है तो आप अभी सर्च कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट। फिजिक्स सीखो, आगे लिखें, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां से अब मैं जो रिजल्ट आएगा उसकी बात कर रहा हूं। लार्ज शीट से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर इससे भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे भी आएगा। देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डबल हो गया ना, पोटेंशियल भी तो डबल हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी भी तो ज्यादा स्टोर होगी। इट मींस नाउ दिस कैपेसिटर विल स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये कैपेसिटर एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू अ सिंगल प्लेट। तो इसलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स को बराबर बराबर रखते हैं और उनके बीच का गैप बिल्कुल कम करके रखते हैं। गैप कम करने से भी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डी, लार्जर इज कैपेसिटेंस। Smaller the value of D, larger is capacitance for a parallel plate capacitor। तो ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में आएगी कि D कम करने से C कैसे बढ़ता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो इसलिए हम D को कम करके रखते हैं और प्लेट्स का एरिया लार्ज करके रखते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी उतना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर पाएंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इन प्लेट्स को, अगर एक प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, एक को नेगेटिव पोटेंशियल देना है, तो ऐसा किस तरीके से पॉसिबल होगा? इस प्लेट को अगर Q1 चार्ज दिया है तो इस प्लेट को Q2 चार्ज दिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? चार्ज आएगा तो पोटेंशियल भी आएगा। सिंपल सा एक मेथड है कि आप कैपेसिटर की ये प्लेट्स, कैपेसिटर की ये प्लेट्स किसी भी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। याद है ना 10th क्लास में बैटरी सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या था? हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। नेगेटिव वाला क्या था? लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। अगर मैंने
प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पर है, ये वाली लोअर पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया करंट फ्लो करता है, अगर करंट ऐसे फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो लाइक दिस। तो यहां इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलकर ऐसे थ्रू द बैटरी इधर नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया नेगेटिव चार्ज। इट मींस जितना चार्ज इस पे आता है उतना ही इस पे आता है। अगर Q1 प्लस Q है तो Q2 माइनस Q हो गया ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही रखेंगे जनरली अपने क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन याद रखना ये चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेंगे, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस तरीके से आते हैं। दिस इज हाउ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएंगे। अच्छा, इस प्लेट को अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला जो पोटेंशियल है 0 है, तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि ये वाली प्लेट अर्थेड है? बिल्कुल मान सकते हैं। अगर इस वाले पोटेंशियल को 0 मानकर चलें तो इस प्लेट को हम अर्थेड मान सकते हैं। उस कंडीशन में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट है, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इस प्लेट को मान लो अर्थ कर दिया है तो इसका पोटेंशियल बाहर से 0 कर दिया है। इस प्लेट का पोटेंशियल, क्योंकि देखो ध्यान से, इस वाली प्लेट को बाहर से अर्थेड करा है तो बाहर वाला सरफेस 0 पोटेंशियल पर हुआ ना। अब अगर मैं इस वाली प्लेट को किसी तरीके से प्लस Q चार्ज दे दूं तो ये वाली प्लेट, क्योंकि नाउ दिस प्लेट इज हैविंग प्लस Q चार्ज एंड दिस प्लेट इज वेरी क्लोज टू द अदर प्लेट, तो ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के अंदर वाले सरफेस से माइनस Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, माइनस Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। नाउ द टू प्लेट्स आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस तरह से चार्ज को जब अट्रैक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं चार्ज इज इंड्यूस्ड। इस प्लेट ने इस प्लेट के चार्ज को खींचा, टच तो नहीं किया ना, विदाउट टचिंग, तो चार्ज को इंड्यूस कर लिया है माइनस Q। दूसरे सरफेस पर प्लस Q चार्ज हो जाएगा, बट वो सरफेस जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, 0 पोटेंशियल पर है, तो वो चार्ज सारा अर्थ से नलीफाई हो जाता है ना, वो चार्ज सारा अर्थ से नलीफाई हो जाता है। तो इस प्लेट के अंदर वाले सरफेस पर माइनस Q चार्ज है और इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स पर कैपेसिटर की कितना चार्ज आ गया? प्लस Q एक प्लेट पर, माइनस Q दूसरी प्लेट पर। टोटल चार्ज एज अ होल ऑन दिस कैपेसिटर इज 0, प्लस Q माइनस Q 0। लेकिन कहा यही जाता है कि दिस कैपेसिटर नाउ इज हैविंग चार्ज Q, क्योंकि अब ये कैपेसिटर चार्ज्ड है ना। अदरवाइज आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को, सपोज ये कैपेसिटर अभी अनचार्ज था, अभी मैंने इसको चार्ज नहीं किया, Q0 और Q0 दोनों प्लेट्स पर, तो आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इस पर भी चार्ज 0 बोलोगे, इस पर भी चार्ज 0 बोलोगे, तो डिफरेंशिएट कैसे होगा? वैसे तो टोटल चार्ज अब भी 0 है, 0 प्लस 0 0, और अब भी 0 है, प्लस Q माइनस Q 0, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि दिस कैपेसिटर इज नाउ हैविंग चार्ज Q। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एक प्लेट पर Q चार्ज है, दूसरी पर माइनस Q चार्ज है। ओके, तो इस तरीके से हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन किया जाता है काम करने के लिए, और वो अपने दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद इन द टू प्लेट्स। याद रखना, विद इन द टू प्लेट्स, वेल विद इन द टू प्लेट्स, किनारों पर नहीं, किनारों पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। ओके, अंदर लार्ज प्लेट्स हैं तो उसके एजेस छोड़ दो, लार्ज प्लेट्स के थोड़ा अंदर आ जाओ, अंदर वाले रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, किनारों पर नहीं रहता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एनर्जी को स्टोर करके चलता है, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसके लिए एक अलग लेक्चर रहेगा। इट मीन्स अब आगे हमारे कुछ लेक्चर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर ही रहने वाले हैं। दैट इज़ वाई आज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।